जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। खबरों की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। बीजेपी को आज नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। उत्तर प्रदेश की हम बात करें, जहां पंकज चौधरी का यूपी बीजेपी का बॉस बनना तय है। आज उनके नाम का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पर्यवेक्षक विनोद तावड़े, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में पंकज चौधरी ने कल बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में नामांकन दाखिल किया। उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए पंकज के अलावा किसी और ने नामांकन नहीं किया है, इसलिए उनका प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना तय है। हालांकि उनके अध्यक्ष चुने जाने का आधिकारिक ऐलान आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित मेगा इवेंट में किया जाएगा। तो पंकज चौधरी बीजेपी के उत्तर प्रदेश में नए बॉस होंगे और लगभग ये पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। औपचारिक ऐलान होना बाकी है। कल पंकज चौधरी ने नामांकन किया है। उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उन्होंने नामांकन किया और आज उनके नाम का औपचारिक ऐलान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। अभी तक कई नाम रेस में चल रहे थे, लेकिन अब पंकज चौधरी ने क्योंकि नामांकन कर दिया है, उनके अलावा किसी और ने नामांकन नहीं किया, तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। औपचारिक ऐलान होना बाकी है। धीरज त्रिपाठी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। धीरज, औपचारिक ऐलान पंकज चौधरी के नाम का किया जाएगा। यूपी बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। किस तरह से समीकरण सेट किए गए हैं बीजेपी की ओर से? क्या स्ट्रेटेजी है पंकज चौधरी के नाम के पीछे? धीरज, आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है। धीरज से लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा कोशिश करेंगे। फिलहाल ये खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है और 2027 के लिहाज से भी ये बेहद अहम होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है पंकज चौधरी के नाम पर। धीरज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, औपचारिक ऐलान होगा, एक इवेंट भी आयोजित किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। पंकज चौधरी के नाम पर कहा जा रहा है कि उसमें मोहर लगा दी जाएगी। किस तरीके के समीकरण सेट किए गए हैं? बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या है और आज के कार्यक्रम को लेकर क्या हलचल है? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस ओबी समाज पर नजर आ रहा है और ओबी समाज में से कुर्मी समाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार काफी सक्रिय है और उसका फोकस भी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से पीडीए कार्ड खेला था और तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर नेता थे, केंद्र सरकार में मंत्री थे, वह लोग भी चुनाव हारे थे। उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो फतेहपुर की बात करें, साध्वी निरंजन ज्योति वहां से चुनाव हार गई थी और समाजवादी पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल वहां से चुनाव जीते थे। ऐसी तमाम सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी कुर्मी वोट बैंक की वजह से चुनाव हार गई थी, उन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी समाज से आने वाले 7 बार के महाराजगंज से सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी पर बड़ा दांव लगा है। आज उनका औपचारिक ऐलान होगा दोपहर 1 बजे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल होंगे, वहां पर विनोद तावड़े होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में जो प्रदेश के चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, उनके नाम का औपचारिक ऐलान करेंगे और बड़ा इवेंट किया गया है। करीब 3000 से 3500 के आसपास कार्यकर्ता रहेंगे, प्रांतीय परिषद के सदस्य रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, योगी सरकार में जो मंत्री हैं, वो लोग वहां पर रहेंगे और एक बड़ा मेगा इवेंट किया जा रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा पॉलिटिकली मैसेज दे सके कि कुर्मी समाज के लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितना सक्रिय है, उनको जोड़ना चाहती है। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी यहाँ पर हैं और जो लगातार तैयारियां हैं उसको आगे बढ़ाते हुए सब लोग नजर आ रहे हैं। कपिल जी, पंकज जी पर बड़ा दांव आप लोगों ने चला, क्या कहेंगे? देखिए, पंकज जी एक सुलझाव नेतृत्व है। पार्षद से अपनी राजनीतिक यात्रा उन्होंने शुरू करने का काम किया। पार्षद रहे, प्रयागराज गोरखपुर के डिप्टी मेयर रहे और 7 बार के सांसद, वर्तमान में मंत्री। तो इन्हें पूरा राजनीतिक अनुभव बॉटम टू टॉप, यानी कार्यकर्ताओं की भावना को समझते हुए, गलियों के मोहल्ले के संघर्ष को समझते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं और प्रदेश का नेतृत्व उनको मिला है। तो निश्चित रूप से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने एक शानदार जिम्मेदारी, शानदार व्यक्ति का चयन ये करने का काम किया है और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर और अधिक मजबूत होगी, ऐसा हम सबको भरोसा है। आज एक बड़ा मेगा इवेंट किया जा रहा है, पंकज चौधरी यहाँ पर हैं, तमाम जो लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। जी, हमने मिले हैं, शुभकामनाएं दी हैं। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और सबको बुलाया है।
पूरे प्रदेश भर के बहुत सारे कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष, उनकी पूरी टीम, मंडल अध्यक्ष तक के कार्यकर्ता बुलाए, ताकि सबके सामने सबकी सहभागिता उसके अंदर हो और सबको लगे कि नहीं, मेरा भी उनकी शपथ में या उनकी जिम्मेदारी में या उनके दायित्व लेते समय उसको भी दायित्व का बोध हो, यानी कार्यकर्ता को भी और प्रदेश तो हुआ ही। तो सबका एक समुच्चय, सबका सामूहिक एक शुभकामनाएं उनको होंगी। तो निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता को लगता है कि मेरी भी सहभागिता उसके अंदर है, मैं भी उसमें सहभागी हूँ। तो और अधिक ऊर्जा के साथ काम होगा जब सब लोग बैठे को निर्णय होते हैं, सबके सामने जब घोषणा होती है तो प्रत्येक कार्यकर्ता को लगता है कि मैं भी इस क्षण का सहभागी हूँ जब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी को दी जा रही है। तो इससे एक नया ऊर्जा का संचार कार्यकर्ता में होगा। कपिल जी का आखिरी सवाल, 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए काट खेला, भारतीय जनता पार्टी के तो तमाम वरिष्ठ नेता थे वो चुनाव हार गए और उन सीटों पर कुर्मी समाज से आने वाले नेता जो दूसरे दलों के थे, खास करके समाजवादी पार्टी को चुनाव जीते। तो उन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए 27 के चुनाव से पहले कुर्मी समाज के एक बड़े नेता पर दांव लगाया गया है। देखिए, लोकसभा में हम निश्चित रूप से हमको उतना परिणाम नहीं मिला जितना हमको उम्मीद थी या जितना हमारा परिश्रम था। कोई बिना टिप्पणी करे, आत्म समीक्षा करते हुए हम अपने आप को और अधिक आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो पीडीए था एक झूठ का पिटारा था, एक काट की काढ़ी थी जो उन्होंने चाहे संविधान के नाम पे हो चाहे आरक्षण के नाम पे हो वो लड़ाई लड़ने का काम किया। निश्चित रूप से उसमें हमको उतनी सफलता नहीं मिली, पर उसका जवाब बहुत सार्थक तरीके से हमने अन्य प्रदेशों के अंदर दिया है, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में दिया है और जो वर्तमान में लोकसभा के साथ साथ उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 में आने वाला है, उसको प्रभावी ढंग से हमारा परिणाम उसमें आएगा, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। थैंक यू। तो ये थे योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिन्होंने हमसे बातचीत की और बताया कि क्या कुछ समीकरण थे, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी पर दांव लगाया है। और आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, पंकज चौधरी यहाँ पर हैं और पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें शुभकामना संदेश दे रहे हैं और औपचारिक ऐलान आज दोपहर में करीब 1 बजे के आसपास होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मेगा इवेंट यहाँ पर किया है और मंडल स्तर के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है, जिससे सबकी सहभागिता के बीच जो है पंकज चौधरी के नाम का आज ऐलान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और बिल्कुल धीरज, महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज होने वाला है, आप नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज यूपी बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा और उसके बाद सबकी निगाहें संभावित कैबिनेट विस्तार पर अटकी हैं। बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी दोनों गोरखपुर इलाके से ही आते हैं। ऐसे में संगठन और सरकार का एक ही क्षेत्र में केंद्रित होना बीजेपी के लिए नई चुनौती भी बन सकती है। इस चुनौती से निपटने का समाधान कैबिनेट विस्तार हो सकता है। इसके तहत सियासी संतुलन को साधने का प्रयास किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक नए साल में मकर संक्रांति के बाद बीजेपी मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है। इसमें मध्य पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड को खास तवज्जो दी जा सकती है। इसी तरीके से प्रदेश कमेटी में भी इन क्षेत्रों को खास तवज्जो मिलने की संभावना है। एक और चेहरा जो कल के नामांकन की प्रक्रिया में पूरी तरीके से सक्रिय दिखाई दिया है वो है पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी की इस सक्रियता से उनकी दूसरी राजनीतिक पारी के भी संकेत मिल रहे हैं। बीते साल अमेठी से लोकसभा चुनाव हारने के बाद यह पहला मौका था जब वो बीजेपी के किसी बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनी है। शनिवार को वो न केवल नामांकन में शामिल हुई बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय परिषद के लिए अपना नामांकन भी किया। राजनीतिक जानकार इसे स्मृति ईरानी की दूसरी पारी के संकेत के तौर पर देख रहे हैं। उनका मानना है कि पार्टी अभी उनके राजनीतिक इस्तेमाल की संभावना बनाए हुए है। स्मृति ईरानी का जो सियासी सफर है वो भी आपको बता देते हैं। 2003 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। 2004 में चांदनी चौक से लोकसभा चुनाव में इनकी हार हुई। 2010 में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी। 2011 में गुजरात से राज्यसभा सांसद बनी। 2014 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद केंद्र सरकार में मंत्री बनी। 2019 में अमेठी में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हराया। 2024 में किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी में स्मृति ईरानी को हरा दिया और हार के बाद फिर से वो टीवी शो में सक्रिय हो गई। राजनीति से लगातार दूरी की अटकलें थी, लेकिन अब फिर से वापसी के संकेत मिल रहे हैं। लखनऊ से संवाददाता राजीव ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, स्मृति ईरानी नामांकन प्रक्रिया के दौरान नजर आई और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि उनकी ये दूसरी राजनीतिक पारी शुरू होने वाली है। क्या हलचल है? जी बिल्कुल, कल भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें देखकर चौंक गए थे कि नामांकन के कार्यक्रम में उनका आना और इस तरह से किसी को अपेक्षा नहीं थी उनकी उपस्थिति की, लेकिन वो सक्रिय रही वहां पर और इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रीय परिषद के लिए नामांकन भी किया। तो राष्ट्रीय परिषद में उन्हीं नेताओं को उस प्रदेश से नामित किया था जिनकी कोई भूमिका वहां होने वाली होती है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये सभी लोग राष्ट्रीय परिषद के लिए नामांकन में उनका किया गया है यहाँ से। वो लोग चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वहाँ प्रस्तावों को समर्थक की भूमिका में होते हैं,
तो स्मृति ईरानी अचानक सक्रिय हुई हैं और आकर के राष्ट्रीय पद के लिए उन्होंने नामांकन किया है। इससे माना जा रहा है कि उनकी कोई न कोई भूमिका पार्टी तय करने वाली है। वो भूमिका किसी भी तरह की हो सकती है। लोग ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है मकर संक्रांति के बाद, मतलब नए साल में, उसमें हो सकता है क्योंकि अमेठी में वो सांसद रही हैं, तो अमेठी से अगर मंत्री को बनाया जाता है तो अमेठी में फिर से उनकी सक्रियता अमेठी रायबरेली में तो कांग्रेस के लिए थोड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है वो एक मंत्री की भूमिका में आने के बाद। इस तरह की ढेर सारी अटकलें उनके लेकर के शुरू हो गई हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व में भी कोई जगह उन्हें मिल सकती है। वो जो राष्ट्रीय कमेटी बनने वाली है नए अध्यक्ष के आने के बाद, उसमें कोई जगह उन्हें मिले, ऐसी ढेर सारी संभावनाएं लेकर के लोग चल रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, इसके अलावा कैबिनेट विस्तार को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि मकर संक्रांति के बाद बीजेपी की ओर से ये प्रयास किया जा सकता है कैबिनेट विस्तार, क्योंकि अभी पंकज चौधरी के नाम पर मुहर लगाई जाएगी, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बनेंगे। ऐसे में सरकार और संगठन का जो गोरखपुर कनेक्शन है उसके बाद कहा जा रहा है कि विस्तार होगा। इसको लेकर क्या चर्चाएं हो रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए तो निश्चित रूप से होगा क्योंकि क्षेत्रीय संतुलन बुरी तरह से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इसका बहुत ध्यान रखती है। आमतौर पर क्षेत्रीय संतुलन और जातीय संतुलन दोनों बीजेपी का एक ट्रम्प कार्ड रहता है हमेशा से। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि दोनों एक ही क्षेत्र से अगल बगल के जिले के और एक ही जिले में एक ही शहर में रहने वाले हैं। तो एक सत्ता का बड़ा केंद्र, सत्ता और संगठन दोनों का बड़ा केंद्र गोरखपुर हो गया है। तो जाहिर है कि अब जो विस्तार होगा मंत्रिमंडल का और संगठन का, जो प्रदेश कमेटी गठित होगी, जो पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद नई कमेटी बनेगी, उसमें प्रदेश के अन्य क्षेत्रों को समाहित किया जाएगा, उन्हें ठीक से तवज्जो दी जाएगी। और मंत्रिमंडल विस्तार में भी जो पश्चिमी यूपी है, बुंदेलखंड है, मध्य यूपी है, उसको समायोजित किया जाएगा ठीक से, वहाँ के नेताओं को जगह दी जाएगी और जातीय समीकरण भी उसके हिसाब से ठीक किया जाएगा। अभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक हैं ही ओबीसी समाज से आते हैं, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, और प्रदेश अध्यक्ष भी ओबीसी से आ गए हैं जो कुर्मी बिरादरी से हैं। मुख्यमंत्री अगली जाति में गिने जाते हैं। तो इस तरह का समीकरण है। लेकिन अब क्षेत्रीय संतुलन साधना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2027 से पहले अब उनके पास केवल संगठन का विस्तार और मंत्रिमंडल का विस्तार, यही दो चीजें ऐसी बची हैं कि जहां वो संतुलन कायम करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये 2027 के लिए खासा महत्वपूर्ण होगा, देखने वाला होगा। मंत्रिमंडल विस्तार में भारतीय जनता पार्टी तरीके से बिल्कुल 2027 चुनाव के लिए जो भी जरूरी है वो कदम अब बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे हैं। तैयारियां शुरू हो गई। बहुत शुक्रिया आपका राजीव, तमाम जानकारी के लिए। एक और अहम खबर